हे गाइस, हमारे करंट अफेयर्स एपिसोड्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में बिहार में इलेक्शंस हुए थे और वहां पर नई एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है। तो उन्होंने अभी हाल ही में अपना स्पीकर भी चुन लिया है। तो आज हम इसीलिए स्पीकर्स से जुड़े जो प्रावधान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी में से कई लोग जानते भी होंगे कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि राज्य की विधानसभा होती है वहाँ पर भी होता है और केंद्र में भी लोकसभा पर स्पीकर होता है। तो दोनों की लगभग सेम पावर्स होती हैं और सेम एमेनिटीज़ होती हैं। तो इसीलिए हम लोकसभा के स्पीकर की यहाँ पर बात करेंगे और आप उसका पैरेलल ड्रॉ करते जाइएगा, मतलब उसके समान जो पावर्स हैं वो आप राज्य के बारे में उसके बारे में सोचते जाइएगा। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा के स्पीकर की। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोकसभा के स्पीकर को चुनता कौन है। तो लोकसभा के स्पीकर को कौन चुनता है? लोकसभा के ही मेंबर्स चुनते हैं। इसी प्रकार राज्य में जो विधानसभा होती है वहाँ के स्पीकर को कौन चुनता है? वहाँ के स्पीकर को भी वहाँ के मेंबर चुनते हैं। लेकिन कब कैसे चुनते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? जितने लोग उपस्थित हैं उसमें से मेजॉरिटी, उसमें से आधे लोग, आधे से एक अधिक होना चाहिए, वो सिंपल मेजॉरिटी है। उपस्थित लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि जितने लोगों की संख्या है। जैसे कि लोकसभा में लोगों की संख्या कितनी, मान लीजिए 100 है, तो 100 में से 51 नहीं है सिंपल मेजॉरिटी, बल्कि जितने लोग उस दिन आए हैं वोट देने, मान लीजिए उस दिन 80 लोग आए हैं तो 41 होगी सिंपल मेजॉरिटी। तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो कैसे दोनों के या तो हम राज्यसभा नहीं, या तो हम राज्य के विधानमंडल की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें जो कि केंद्र पर हैं, दोनों जगह पर स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से होता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे की बात करें। तो इसका इलेक्शन तो सिंपल मेजॉरिटी से होता है। फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन सी पावर्स हैं लोकसभा के स्पीकर के पास, तो लोकसभा का स्पीकर इज़ बेसिकली द हेड ऑफ हाउस। मतलब कि जो भी कार्य होते हैं लोकसभा में, जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स होती हैं, लोकसभा का जो सदन होता है वहाँ पर वो हर एक कार्यक्रम को हेड करता है, कंट्रोल करता है, पूरे पार्लियामेंट की वर्किंग को कंट्रोल करता है, अपने सदन की, ना कि राज्यसभा की, अपने वाले सदन की। और दूसरी क्या पावर्स हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ट्राइड टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ स्पीकर। तो जो स्पीकर का सैलरी होता है ना, जैसे कि स्पीकर, आप जानते हैं कि स्पीकर एक सेरेमोनियल पोजीशन भी है, मतलब कि एक राज्य की पोजीशन है जिसमें उनको निष्पक्ष रूप से कार्य करना होता है, इसलिए वो सरकार के दबाव में ना आए। तो उनके जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होती है, मतलब इस पर वोट नहीं किया जा सकता। कई लोगों की सैलरी भारित होती है कंसोलिडेटेड फंड पर, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए जो कि चेयरमैन हैं राज्यसभा के, और चीफ जस्टिस हो गए या फिर जज भी हो गए, सभी जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, और जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया ताकि वो ना आ जाए ये सरकार के दबाव में। तो इन सभी लोगों की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है, मतलब चार्ज होती है, मतलब इन पर वोट नहीं किया जा सकता। और आगे बात करें तो कोई भी डिस्कशन अगर पार्लियामेंट में होता है तो वह डिस्कशन का केंद्र में स्पीकर होते हैं, मतलब केंद्र स्पीकर को एड्रेस किया जाता है वो डिस्कशन, अगर वो डिबेट होती है तो। और अगर कभी भी दोनों सदनों की, जो राज्यसभा हो गया और लोकसभा हो गया, दोनों की जॉइंट सीटिंग होती है तो उस जॉइंट सीटिंग को भी स्पीकर ही हेड करते हैं, मतलब स्पीकर प्रिसाइड करते हैं जॉइंट सीटिंग। अगर यहाँ एक चेयरमैन होता है राज्यसभा में जो कि वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और यहाँ पर स्पीकर होता है लोकसभा। अब दोनों की अगर जॉइंट सीटिंग हो गई, जॉइंट सीटिंग मतलब एक साथ अगर दोनों मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसको प्रेसाइड कौन करेगा? स्पीकर करेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और स्पीकर नहीं हुआ तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं हुआ तो डेप्यूटी चेयरमैन करेगा जो कि राज्यसभा का होता है, डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन चेयरमैन कभी नहीं करते हैं प्रेसाइड, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और आगे बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो छठे नंबर पर आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है? मतलब कि ये ऑर्डर है, एक क्रम है कि कौन सा पद सबसे बड़ा है। तो जैसे अपने देश में सबसे बड़ा बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। दूसरे नंबर में कौन सा है? उपराष्ट्रपति। और तीसरे नंबर में आते हैं प्रधानमंत्री। चौथे नंबर पे आते हैं विभिन्न राज्यों के गवर्नर अपने अपने राज्यों में।
मतलब जैसे हम मध्य प्रदेश के हैं, मैं मध्य प्रदेश का हूँ, तो मध्य प्रदेश में मेरे राज्य के जो गवर्नर हैं मैं उनको चौथे नंबर पर देखूंगा प्रेसिडेंस के हिसाब से, लेकिन किसी और राज्य के गवर्नर होंगे तो मैं उनको चौथे नंबर पर नहीं देखूंगा, वो 7वें 8वें नंबर पर आते हैं प्रेसिडेंस के मामले में। तो चौथे नंबर पर गवर्नर होते हैं और 5वें नंबर पर होते हैं पूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। और अगर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद है, मतलब उप प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी इसी पोजीशन में आते हैं, 5वें से थोड़ा नीचे, लेकिन छठे में नहीं, 5वें से नीचे या फिर अगर हैं तो। और छठे नंबर पर आते हैं अपने स्पीकर लोकसभा के। और इनके साथ कौन कौन आते हैं, इनके साथ एक और आते हैं, वो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वैसे ये चीज़ याद रखने योग्य है कि कौन से नंबर में, अपने लिए ही ये जरूरी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से नंबर में किसकी कितनी पोजीशन होती है। तो छठे नंबर पर कौन कौन आता है, स्पीकर आते हैं लोकसभा के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोनों सेम लेवल पे हैं छठे नंबर पर। ओके, तो स्पीकर के वोटिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्पीकर वोट नहीं डालते हैं आमतौर पर, अगर वोटिंग हो रही है पार्लियामेंट में तो वो वोट नहीं डालते हैं, लेकिन अगर टाई की सिचुएशन है, मतलब विपक्ष और पक्ष में बराबर वोट डल गए हैं, तब वो वोट डाल सकते हैं। अदरवाइज स्पीकर आमतौर पर वोट नहीं डालते हैं। और स्पीकर की एक पावर यह भी है कि एजेंडा क्या होना चाहिए पार्लियामेंट में, कौन किस तरह से डिबेट होंगी, किस विषय पर डिबेट होंगी, ये भी कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। तो आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि पार्लियामेंट में डिस्कस क्या किया जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं हम कि प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करते, कहीं कहीं कोई मिनिस्टर तो नहीं करता कि हमारे विषय में ये होना चाहिए, तो इसको कौन डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करते हैं। और स्पीकर के पास ही पावर्स है एडजॉर्न करने का। ये चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ तो अक्सर भूल जाती है कि एडजॉर्न या फिर सस्पेंड कौन करता है। एडजॉर्न मतलब कि निलंबित करना पार्लियामेंट का, जैसे सेशन चल रहा है कोई, तो उसको कुछ समय के लिए रोक देना कि अब सेशन कुछ समय के लिए नहीं होगा, जब तक के लिए हम बता ना दें, या फिर पहले से ही बता दिया जाता कि एक दिन के लिए नहीं होगा, तो ये चीज़ एडजॉर्न है। तो ये कौन करता है, ये करते हैं स्पीकर। और राज्यसभा में कौन करते हैं, राज्यसभा में करते हैं चेयरमैन। और एक कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि ये जो एडजॉर्नमेंट है और प्रोरोगेशन है, प्रोरोगेशन मतलब कि 17 बसान, ये इनमें हमेशा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दोनों चीज़ें स्पीकर ही करते हैं। तो एडजॉर्नमेंट करते हैं स्पीकर, जिसको क्या बोलते हैं, स्थगन। और ये जो 17 बसान है, मतलब कि सत्र चल रहा है, अब उसको रोक देना, मतलब आगे से अब सत्र नहीं होगा, ये करते हैं प्रेसिडेंट। और एडजॉर्नमेंट करते हैं स्पीकर। एडजॉर्न मतलब कि रोक देना, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। लेकिन 17 बसान मतलब कि अब कुछ समय के लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए वो सत्र ही खत्म हो जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एडजॉर्नमेंट स्पीकर और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट। द स्पीकर इंश्योर, और स्पीकर की एक और पावर है कि वो डिसिप्लिन जो है और डेकोरम मतलब मर्यादा को इंश्योर करते हैं कि हाउस में शांति से कार्य हो। और पनिश भी करते हैं अगर कोई मेंबर सही से हाउस के नियमों का पालन नहीं करता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है स्पीकर के बारे में कि स्पीकर ही यह बताते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और उनके इस निर्णय को कहीं भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है, तो कभी कभी ऑप्शन में प्रेसिडेंट दिया रहता है और प्राइम मिनिस्टर, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये स्पीकर करते हैं और इनके क्वेश्चन को कहीं, इसको क्वेश्चन कहीं नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं। तो ये तो और महत्वपूर्ण है कि मनी बिल स्पीकर डिसाइड करते हैं, इसको क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार उन्होंने डिसाइड कर दिया तो कर दिया। और स्पीकर ही फाइनल अथॉरिटी है, फाइनल एंड सोल मतलब अकेली अथॉरिटी है जो कि अलाउ करती हैं डिफरेंट टाइप के मोशंस को। मतलब अगर हाउस में अगर कोई मोशन ला रहे हैं, मोशन मतलब संकल्प, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, सॉरी मोशन मतलब प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, एडजॉर्नमेंट प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव, और सेंसर मोशन हो गया, तो इन सबको अलाउ कौन करते हैं, मतलब किसकी इजाज़त पर ये पार्लियामेंट में लाए जाते हैं, किसकी इजाज़त पर, स्पीकर की इजाज़त पर, ना कि प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। ये बात भी याद रखने योग्य है, मतलब अगर वो मना कर देंगे तो नहीं लाया जा सकता। सोल एंड फाइनल अथॉरिटी, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। मुझे आशा होगी कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में जानते होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो मोशन है जिसमें विपक्षी दल लाते हैं कि अब उनका सरकार पर से भरोसा उठ गया है, तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है अपने पद से, हैं, मतलब पूरी मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ता है कि अब वो नहीं रहें, किसके पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं रहें अब। लेकिन सेंसर मोशन अलग चीज़ है।
सेंसर मोशन भी एक तरह से सरकार पर लगाम ही लगाई जाती है, लेकिन सेंसर मोशन का मतलब है कि हम इस पार्टिकुलर इशू पर आपसे सहमत नहीं हैं, तो इसके लिए ये भी सेंसर मोशन है। लेकिन इस अगर ये पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, कि जैसे सेंसर मोशन भी आखिरकार सरकार के खिलाफ ही लाया जाता है, लेकिन वो एक इशू पर लाया जाता है कि इस इशू पर हम सहमत नहीं हैं, तो वहाँ पर इनको सरकार को रिजाइन नहीं करना पड़ता, मतलब उनको अपनी मंत्रिपरिषद का वो नहीं डिसोल्यूशन नहीं होना पड़ता। और द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज नॉट लीव द ऑफिस जस्ट, तो स्पीकर जो हैं वो लोकसभा के, जैसे मान लीजिए लोकसभा का डिसोल्यूशन हो गया, मतलब अब लोकसभा खत्म हो गई। हाँ, और एक बात यहाँ याद रखने योग्य है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास हो जाता है तो लोकसभा खत्म नहीं होती, बल्कि मंत्रिपरिषद खत्म होती है। फिर लोकसभा को मौका दिया जाता है कि अब आप अपनी कोई भी मेजोरिटी सिद्ध करिए कि कौन सी पार्टी मेजोरिटी में है। तो लोकसभा नहीं होती डिसोल्यूट, कौन होती है? मंत्रिपरिषद, जो कि मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होता है। तो मैं क्या बोल रहा था कि जब लोकसभा डिसोल्यूट हो जाती है, जब प्राइम मिनिस्टर का 5 साल खत्म हो जाते हैं मंत्रिपरिषद के, तब जो है तो स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ते हैं, स्पीकर बने रहते हैं, जब चुनाव होता रहता है तब भी बने रहते हैं, और जब तक नई इलेक्टेड लोकसभा नहीं बैठ जाती, मतलब जिस दिन वो पहले दिन मिलेगी उसी दिन स्पीकर अपना पद त्याग देते हैं, मतलब उनका पद खुद ही चला जाता है। तो ये बात भी याद रखने योग्य है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्पीकर अपनी पद को कब त्यागते हैं, तो स्पीकर तब तक त्यागते नहीं हैं अपने पद को जब तक कि नई इलेक्टेड लोकसभा पहली बार नहीं मिल लेती है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो अब आगे बात करें कि स्पीकर कब अयोग्य हो जाते हैं, कब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं अपनी पोस्ट हासिल में बने रहने को, तो वो जब भी पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह जाते, मतलब अब वो पार्लियामेंट के मेंबर बनने योग्य नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब वो अपने पद से हट जाएंगे, या फिर वो अपना रेजिग्नेशन खुद ही दे दे। तो यहाँ एक बात याद रखने योग्य है कि वे रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को, ना कि प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। ही होल्ड्स द ऑफिस प्रॉफिट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, ये काफ़ी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाता है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कहीं संविधान में नहीं दिया है, ना ही उसमें दिया है। वो 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसे हिंदी में कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम मेरे ख्याल से, तो उसमें भी नहीं दिया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया, तो नहीं दिया उसमें। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक कॉन्स्टिट्यूशन में यह शब्द दिया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यह बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में ये नहीं बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या चीज़। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एमपीज की बात हो रही है, मतलब कि पार्लियामेंट के मेंबर, सांसदों की बात हो रही है, तो वो आर्टिकल 102 में दिया है उनके बारे में कि वो इसके तहत डिस्क्वालीफाई होंगे। और अगर जो अगर जो राज्यों के एमएलए मतलब विधायकों की बात हो रही है, तो वो 191 में दिया है इसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ये जो चीज़ें हैं, तो जैसे केवल ये नहीं दिया कि केवल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब ये पहला जो है ये पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट भी है, ये तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, ये सभी चीज़ें वहीं दी हैं 102 आर्टिकल में कि कौन से प्रोविजंस होंगे जिसके तहत ये सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एमपीज के बारे में कहाँ पर दिया है? 102 में, क्योंकि आखिरकार स्पीकर जो हैं वो लोकसभा के एमपी ही तो हैं। और एमएलएज के बारे में कहाँ दिया है? 191 में। तो ये चीज़ तो आपको याद ही रखनी चाहिए। तो कब कब एक स्पीकर ऑफिस ऑफ डिस्क्वालीफाई हो जाता, अयोग्य हो जाता है? जब वो मेंबर ना रहे पार्लियामेंट का, बेसिकली लोकसभा का। पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ लोकसभा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्यसभा का व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर नहीं बन सकता है। तो यहाँ गलत है, ये लोकसभा होना चाहिए। और दूसरा, अगर वो रेजिग्नेशन ही दे दे खुद। और तीसरा, वो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। यहाँ एक चीज़ और याद रखने योग्य है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है? तो ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई व्यक्ति होल्ड करता है कि नहीं। लेकिन वो अपने से तो डिसाइड करेंगे नहीं, तो ये एडवाइस लेते हैं किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और उसकी एडवाइस के अनुसार ही कार्य करना होगा, अपने से नहीं कर सकते। वो जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी एडवाइस देगा, आपको उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। और दूसरा है, चौथा है अनसाउंड माइंड, मतलब अगर उनका दिमाग सही नहीं है, किसी कारणवश वो अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, और तो और अगर कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है, ये नहीं कि वो अनसाउंड माइंड है, लेकिन कोर्ट डिक्लेयर करना चाहिए।
और आगे बात करें तो वो अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट हैं, मतलब कि वो दिवालिया हो गए हैं, जिसको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया, मतलब कि अभी तक छोड़ा नहीं गया कि वो दिवालिया से मुक्त नहीं हुए हैं दिवालियापन से। और अगर जो वो इंडिया के सिटीजन ही नहीं है, मान लीजिए वो कहीं और की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इससे। और आगे बात करें तो इफ़ ही इज़ रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, वो कैसे रिमूव किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि लोगों को ही, जो एमपीज़ हैं लोकसभा के, उनको ही वो पसंद नहीं है, तो वो उनको हटा भी सकते हैं पोस्ट से, है ना। तो पोस्ट से कैसे हटा देंगे, मैं, हाँ यहाँ पर ये बात याद रखने योग्य है। क्या ये बात याद रखने योग्य है कि स्पीकर इलेक्ट कैसे होता है, जितने लोग उपस्थित, मान लीजिए 80 उपस्थित हैं तो 41 वोट कर दिए तो वो इलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हटते कैसे हैं, हटाने के लिए टोटल मेंबरशिप चाहिए। लोकसभा की मेंबरशिप कितनी है, मान लीजिए 543 लोग हैं, फिलहाल तो इतने ही रहते हैं, 2 लोग नहीं रहते हैं एक्स्ट्रा जो एंग्लो इंडियन है, तो 545 है मेंबरशिप, लेकिन 243 है फिलहाल, 543 सॉरी, तो इसकी मेजॉरिटी चाहिए हटाने के लिए। लेकिन अगर जो हटाना नहीं है, अगर जो उनको इलेक्ट करना है, तो केवल सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब कि जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है। ओके, तो ये बात तो डेफिनेटली आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति स्पीकर के पद से डिस्क्वालीफाई किया जाता है रेजोल्यूशन पास करके, तो वो लोकसभा का मेंबर रहेगा, या ये बात आप भूल मत जाइएगा, क्योंकि वो मेंबर है, वो स्पीकर से हट गया, ना कि मेंबर पद से, ठीक है। आगे बात करें स्पीकर और कमेटीज़ की, तो आप सभी को पता ही होगी कि कई कमेटीज़ भी होती हैं, कमेटीज़ होती हैं, समितियां होती हैं पार्लियामेंट में। तो वो उन समितियों को बनाने का कार्य भी, मतलब वो गठित कौन करता है, स्पीकर ही करते हैं, या फिर पार्लियामेंट खुद करती है। और उनका चेयरमैन भी स्पीकर ही निर्धारित करते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि कौन होगा इस कमेटी का चेयरमैन। तो ये बात अच्छे से आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और कुछ कमेटीज़ ऐसी हैं जिनका खुद स्पीकर ही चेयरमैन होते हैं, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, सॉरी, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी का क्या मतलब हुआ, मतलब कि बिजनेस के बारे में, जो पार्लियामेंट का बिजनेस हो रहा है उसको, उसके बारे में एडवाइजरी देना, सलाह देना कि कैसे पार्लियामेंट के बिजनेस को और सुगम बनाया जाए। बिजनेस का बेसिकली मतलब है कार्य प्रणाली, ना कि वो वाला बिजनेस। और जैसे कुछ जनरल पर्पस हो गए इस कमेटी का, तो ये इनके नाम आपको याद रखने चाहिए, किनके किनके, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी और रूल्स कमेटी। मतलब पार्लियामेंट के रूल कौन बनाएगा, कौन कौन से रूल फिलहाल काम में हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि रूल्स कमेटी के अध्यक्ष होते हैं कौन, स्पीकर। और अगर जो किसी कमेटी को स्पीकर ने गठित कर दिया और बीच में उनका फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसको रेफर करेंगे, स्पीकर को ही रेफर करेंगे। ओके, तो मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उन सब में स्पीकर केंद्र बिंदु पर होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो और इससे आप काफ़ी सीखें भी हो। तो चलिए इसी के साथ भविष्य में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और धन्यवाद।